सूरज निकलने का वक्त हो गया, सुगंधित पुष्प खिलने का वक्त हो गया। अब मीठी नींद से जागो मेरे दोस्तों, सपने को हकीकत में बदलने का वक्त हो गया। निर्माण आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आनंद कुमार सिंह आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस समय आप अपने भविष्य के प्रति उठ करके खड़े हो जाते हैं, वही दिन, वही समय आपके जीवन का स्वर्णिम समय होता है। इसलिए अगर अपने आप को पहचानना है, प्रगति करनी है, तो एक बार ठान लो। दो तथ्य होते हैं, कुछ लोग मानते हैं और कुछ ठानते हैं। जो लोग मानते हैं निश्चित तौर पर उन्हें असफलता हाथ लगती है, लेकिन जो लोग ठान लेते हैं वो प्रशासनिक ऑफिसर बन करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करते हैं। इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों का मैं इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आधुनिक भारत के इतिहास की बात की जाए तो आधुनिक भारत के इतिहास में जिस विशेष चीज का महत्व है वो है अंग्रेज। जितने भी यूरोपीय यात्री आए, जितने भी यूरोपीय यात्री भारतवर्ष में आए, उनमें अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए हम लोग यूरोपीय यात्रियों के भारत में प्रवेश के अंतर्गत अंग्रेजों के भारत में प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा कि यूरोपीय कंपनियों के भारत में प्रवेश का क्रम यूरोपीय कंपनियों के भारत में प्रवेश का क्रम की बात की जाए तो निश्चित तौर पर उसमें चार सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज, और इसके बाद नाम आता है फ्रांसीसियों का। तो विदेशी कंपनियों के भारत में प्रवेश की बात अगर की जाती है तो निश्चित तौर पर उनमें चार का विशेष महत्व है। ये जो पुर्तगाली थे, एक दो तथ्य से आपको कनेक्ट करता हूं। ये जो पुर्तगाली हैं, इन्होंने युद्ध की एक विशेष तकनीक विस्तृत की, जिसे आर्मेडा कॉटेज पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। आर्मेडा कॉटेज पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। यहां पर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आर्मेडा कॉटेज पॉलिसी के जनक कौन थे, तो उत्तर होगा पुर्तगाली। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है डचों से, इसमें प्रश्न यह बनता है कि पैगोडा नाम का सिक्का किस पुर्तगाली कंपनी के द्वारा ढलवाई गई। उत्तर होगा डचों के द्वारा। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अंग्रेज। तो आज हम अंग्रेजों पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं और हम मिल करके कुछ इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि जिससे न सिर्फ आपके ज्ञान का वर्धन हो, बल्कि उन समस्त तथ्यों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करें जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब बात अंग्रेजों की आती है, जब बात अंग्रेजों की आती है
पहला प्रश्न यहां पर यह पूछा जाता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जब बात अंग्रेजों की आती है तो पहला प्रश्न जो बनता है सिविल सर्विसेज में वो होता है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था। तो इसके बारे में जानिए। भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज यात्री है जो एक पर्यटक के रूप में भारतवर्ष आया तो उस व्यक्ति का नाम है राल्फ फिंच। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जो एक पर्यटक के रूप में भारत आया उस व्यक्ति का नाम है राल्फ फिंच। यह व्यक्ति पेशे से चिकित्सक था। यह व्यक्ति पेशे से चिकित्सक था और यह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में भारत आया। यह व्यक्ति भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच मुगल बादशाह अकबर के दरबार में भारत आया। चूंकि अकबर के दरबार में आया, अकबर ने इसका तहे दिल से स्वागत किया और इसे अपने दरबार में विशेष सम्मान से सम्मानित भी किया। इसके बाद यहीं से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत आने वाला प्रथम पादरी, पादरी मीन्स धर्म गुरु, भारत आने वाला प्रथम पादरी कौन था। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित तौर पर इसमें दो नाम मिलते हैं। एक का नाम है फादर एक्वाविबा और दूसरे का नाम है फादर मानसेरात। मूलतः दो लोगों के नाम मिलते हैं। एक का नाम है फादर एक्वाविबा और दूसरे का नाम है फादर मानसेरात। यह दोनों भी अकबर के काल में, किसके काल में, अकबर के काल में भारत आए। अब चूंकि अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक था, इस कारण इन दोनों ईसाई पादरियों ने अकबर से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की गुजारिश की। चूंकि प्रचार प्रसार की गुजारिश की, अकबर ने कहा कि चूंकि आप अंग्रेज हैं इसलिए आप मेरे पुत्र मुराद को अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान करा दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान करा दीजिए और मैं आपको भारतवर्ष, संपूर्ण भारतवर्ष में ईसाई धर्म प्रचार प्रसार की खुले दिल से इजाजत दे दूंगा। अब अगर अकबर के पुत्रों की बात करें तो अकबर के 3 पुत्र थे, ये भी आप लोग जान लें। मुगल बादशाह अकबर के 3 पुत्र। पहले पुत्र का नाम है सलीम और यह सलीम इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना गया। दूसरे पुत्र का नाम है मुराद और तीसरे पुत्र का नाम है दानियाल। अकबर के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम सलीम, ये जहांगीर के नाम से जाना गया। दूसरे पुत्र का नाम मुराद है और तीसरे पुत्र का नाम दानियाल है। तो अकबर ने कहा कि आप मेरे दूसरे पुत्र मुराद को अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला का ज्ञान करा दीजिए। मैं आपको संपूर्ण भारतवर्ष में
ईसाई धर्म प्रचार प्रसार की इजाजत दे दूंगा। तो फादर एक्वाविवा और फादर मांसेरात ने मुराद को अंग्रेजी की शिक्षा देना शुरू किया। अंग्रेजी की शिक्षा देना शुरू किया। अब प्रश्न यहां से यह भी बनता है कि भारतवर्ष का वह पहला व्यक्ति कौन था जिसे अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी गई? भारतवर्ष का वह पहला व्यक्ति जिसे अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी गई, तो उस व्यक्ति का नाम है मुराद। दूसरा प्रश्न यहीं से बनता है, भारतवर्ष का वह व्यक्ति, भारतवर्ष का वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी। अब हमने भारतवर्ष क्यों जोड़ा? क्योंकि यह भारत ऐसी संस्कृति का देश है जो हमारे यहां आ जाता है तो हम उसे अपना बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने वाले जो शिक्षक थे, प्रथम शिक्षक थे, उसमें दो लोगों का नाम आता है, फादर एक्वाविवा और फादर मांसेरात। ये दोनों ईसाई पादरी थे। तो इस प्रकार फादर एक्वाविवा और फादर मांसेरात ने 3 साल तक लगातार मुराद को अंग्रेजी वर्णमाला की विधिवत शिक्षा दी, परंतु वह वर्णमाला का ज्ञान मुराद को नहीं करा पाए और इस कारण अकबर ने इन दोनों को ईसाई धर्म प्रचार प्रसार की सुविधा नहीं दी। इसके बाद आइए थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में जानें। देखिए, 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में ब्रिटेन के एक 165 अमीरों ने मिलकर 1599 ईस्वी में ब्रिटेन के 165 अमीरों ने मिलकर एक समूह का गठन किया और वह समूह मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना गया। वह समूह किसके नाम से जाना गया? मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना गया, अर्थात व्यापारियों के द्वारा गठित वह समूह जो संपूर्ण विश्व में व्यापार करने के उद्देश्य से बनाया गया, वह समूह मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना गया। अब देखिए, कोई भी समूह तब तक ऑथराइज्ड नहीं होता जब तक उसमें ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर न हो जाएं। तो ये जो मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का समूह बना, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का समूह बना, मर्चेंट एडवेंचर्स समूह के कागजात पर 30 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने हस्ताक्षर किए और अब ये मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का जो समूह है, इसे लीगल मान्यता प्राप्त हुई। इसे वास्तव में
एक लीगल अथॉरिटी मान लिया गया। ठीक है, अब इसके बाद अब चूंकि इसे लीगल रूप तो दे दिया गया, लेकिन इसे अधिकार नहीं दिया गया, और जब तक इसके पास व्यापार करने का अधिकार नहीं रहेगा तब तक इस समूह का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए इस समूह को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इस समूह को 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों, ये जो पूर्वी देशों की बात आती है, और पूर्वी देशों को अंग्रेजी में ईस्ट इंडीज बोलते हैं। पूर्वी देशों ब्रैकेट में ईस्ट इंडीज पर व्यापार का अधिकार दिया गया। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये जो मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का समूह था, इस समूह को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया, और यह समूह ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। यह समूह किस नाम से जाना गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। तो अब यहां पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? मान लिया आपके सामने विकल्प में यही प्रश्न पूछ लिया जाए तो कब की गई? जब से इसे ऑथराइज्ड किया गया, अर्थात तो जब से इसे मान्यता प्रदान की गई। तो समूह बन गया और इसे 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। परंतु एक चीज जिसमें बड़ी खास रही, 15 वर्षों के लिए इसे व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो अब जब भी कोई नई कंपनी बनती है तो जल्दी लोगों का विश्वास उस कंपनी पर नहीं होता है। जब भी कोई नई कंपनी बनती है तो सामान्य लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसके लिए तमाम प्रकार की राजनैतिक अड़चनें होती हैं। तो भारत में इस व्यापार की शुरुआत करने के लिए जो एक व्यक्ति सबसे पहले आया वो व्यक्ति कौन सा है? इसको देखिए, इसमें नाम आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम राजदूत बनकर कैप्टन हाकिंस 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में उपहार स्वरूप आलू लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आगरा आया। जहांगीर के दरबार में आगरा आया और
इसने जहांगीर से तुर्की भाषा में बातचीत की। तुर्की भाषा में बातचीत की। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि और 400 का मनसब प्रदान किया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यह पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बनकर कौन आया? तो आपको मालूम हो गया, कैप्टन हॉकिंस आया। कब आया? 1608 ईस्वी में आया। किसके पास आया? जहांगीर के पास आया। कहां पर मिला? तो आगरा में मिला। किस भाषा में बातचीत की? तुर्की भाषा में बातचीत की। और ये उपहार स्वरूप क्या लेकर आया था? तो आपको यह भी मालूम हो गया कि यह उपहार स्वरूप आलू लेकर आया था। और इसी समय अर्थात 1608 ईस्वी में भारतवर्ष आलू से परिचित हुआ। इसके पहले भारतीयों को आलू का ज्ञान नहीं था। कुछ लोग यह बताते हैं कि भारतवर्ष में आलू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को है, परंतु पुर्तगाली अपने साथ आलू लेकर भले आए हों, लेकिन उन्होंने आलू का ज्ञान भारतीयों को नहीं दिया। अर्थात भारतीय इसके प्रयोग से परिचित नहीं थे। अर्थात सार्वजनिक रूप से भारतवर्ष आलू से परिचित हुआ कब? 1608 ईस्वी में। और मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे खान की उपाधि प्रदान की। और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कंपनी, यहां पर कंपनी का तात्पर्य व्यापारिक केंद्र से है। ठीक है, यह चीज आप निश्चित तौर पर समझ लीजिएगा। जहां पर भी कंपनी शब्द आएगा वो व्यापारिक केंद्र के लिए उसका प्रयोग होगा। तो जो प्रथम कंपनी भारत में स्थापित हुई वो स्थापित हुई सूरत में। लेकिन कैप्टन हॉकिंस को संपूर्ण भारत में व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने प्रदान नहीं किया। यह चीज आप निश्चित तौर पर समझ लीजिएगा। कैप्टन हॉकिंस को संपूर्ण भारतवर्ष में व्यापार का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो इसके बाद दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वितीय राजदूत बनकर, ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वितीय राजदूत बनकर 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में जनरल हैमिल्टन, जनरल हैमिल्टन भारत आया
परंतु पुर्तगालियों ने जनरल हैमिल्टन को एक दीर्घकालीन युद्ध में आर्मेडा कॉटेज पॉलिसी के तहत उलझा लिया। आर्मेडा कॉटेज पॉलिसी के तहत उलझा लिया और यह व्यक्ति समुद्र से भारतीय भूभाग पर प्रवेश ही नहीं कर पाया और अंततः 1614 ईस्वी में यह वापस लौट गया। अर्थात भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका योगदान कुछ विशेष नहीं रहा। आइए इसके आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अब चूंकि कंपनी के 2 राजदूत आए और उनको कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, इसलिए ब्रिटेन की महारानी ने सोचा कि अगर मैं अपना राजदूत भारतवर्ष में भेजूं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ कंपनी को मिल सकता है। इसलिए 1615 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 1615 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल बादशाह के दरबार में भेजा। मुगल बादशाह के दरबार में भेजा। यह उपहार स्वरूप, क्योंकि उस जमाने में जब भी आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास जाते थे तो आपको कुछ ना कुछ उपहार लेके जाना होता था। ठीक है, तो यह अपने साथ उपहार स्वरूप 2 चीजें लेकर के चला। एक है बग्घी और दूसरा चश्मा। ये जो बग्घी थी ये थी जहांगीर के लिए, जो बग्घी थी ये जहांगीर के लिए थी और चश्मा नूरजहां के लिए। यह अपने साथ उपहार स्वरूप बग्घी का तात्पर्य आपने देखा होगा, आज हमारे आपके शादी विवाह में एक
घोड़ा गाड़ी का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ये जो बग्घी है, ये 7 घोड़ों से खींची जाने वाली बग्घी थी। ये 7 घोड़े और कुछ नहीं बल्कि 7 दिनों के प्रतीक थे। ठीक है, तो 7 घोड़ों से जुती हुई बग्घी जहांगीर के लिए लेकर आया और चश्मा नूरजहां के लिए लेकर आया। तो निश्चित तौर पर आप ये समझिएगा कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतवर्ष में सबसे पहले चश्मा किसने लगाया, तो उत्तर होगा किसने? नूरजहां ने। ठीक है, हां। और बग्घी लेकर के, उपहार स्वरूप बग्घी लेकर के आया और देखिए इसने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की। इसने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की और तुर्की भाषा में बातचीत की। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब यही परंपरा जो अंग्रेजों ने शुरू की थी। अंग्रेजों ने जहांगीर के लिए जो बग्घी लेकर के आए थे, आज भी हमारे देश का राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति भवन से लाल किले की प्राचीर पर देश के नाम संदेश पढ़ने जाता है या देश के नाम संदेश को प्रसारित करने के लिए जाता है, तो इसी बग्घी से जाता है। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रपति आज भी जब देश के नाम संदेश देने जाता है तो राष्ट्रपति भवन से लाल किले की प्राचीर तक इसी बग्घी में बैठ कर जाता है। भारत का वह प्रथम राष्ट्रपति जिसने पहली बार इस परंपरा को तोड़ा, क्योंकि जो कुछ नया करता है निश्चित तौर पर वही इतिहास पुरुष बनता है। जिस व्यक्ति ने इस परंपरा को तोड़ा उस राष्ट्रपति का नाम है ज्ञानी जैल सिंह। 1962 ईस्वी में ज्ञानी जैल सिंह भारत के वह पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने थॉमस रो के द्वारा लाई गई इस बग्घी से न जाकर के अपनी कार से लाल किले की प्राचीर तक भाषण देने के लिए पहली बार गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन और भारत का वह राष्ट्रपति जिन्होंने इस बग्घी का प्रयोग न करके, भारतवर्ष का वह राष्ट्रपति जिन्होंने इस बग्घी का कभी इस्तेमाल नहीं किया और वह इस बग्घी को भारत के परतंत्रता की निशानी मानता था, उस राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के वह प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कभी भी इस बग्घी का इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा लाल किले की प्राचीर से भाषण देने के लिए अपनी कार से जाते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो सर टॉमस रो के द्वारा लाई गई इस बग्घी को परतंत्रता की निशानी मानता था, उस राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए, अब इसके बाद यहीं से जुड़ा हुआ एक और तथ्य है। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और
यह भारत में उतने दिन तक ही रहा जितने दिन में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। ये सर टॉमस रो भारत में उतने दिन तक ही रहा, सर टॉमस रो भारत में उतने दिन तक ही रहा उतने दिन तक ही रहा जितने दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है, बनकर तैयार हुआ है। और अगर इसकी आप समय देखें तो ये रहा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो यह तिथि हम चूंकि हमारे संविधान से भी जुड़ी हुई है और इसने जहांगीर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले दिन, इस प्रकार से इसको डेली झेलाते रहे। लेकिन इसने भी ये भी पूरी तरीके से कुंडली मार के बैठ गया कि जब तक तुम मुझे व्यापार करने का अधिकार नहीं दोगे तब तक मैं भारत से वापस नहीं जाऊंगा। और इसने जहांगीर के परिवार में षड्यंत्र के बीज बोना शुरू कर दिया। अंततः हार कर जहांगीर ने इसे अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने, भारत के सीमांत क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और इस प्रकार भारत के समुद्रवर्ती क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी की चारों तरफ से स्थापना की जाने लगी। ठीक है, इस प्रकार की स्थापना की जाने लगी। कहने का तात्पर्य है कि वह तथ्य जो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, वह तथ्य मात्र एक है। क्या? कि जब तक कुछ विशेष नहीं करता। जानते हैं कैसे? कहा जाता है कि लीक तीन ही चले कायर वृद्ध कपूत, और लीक छाड़ती नहीं चले सायर सिंह सपूत। अर्थात किसी विद्वान ने कहा है कि लीक पर वे चले जिनके कदम दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने बस ऐसे ही पंथ प्यारे हैं। आज बस यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।